ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफर जारी है। टॉपर के दिल में भी डर होता है ना। जी सर, मैंने इनिशियली यूपीएससी के लिए डिसीजन लिया था। 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने यूपीएससी के लिए। क्या बात है, मतलब 2 लाइन के अंदर उन्होंने मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी करवा दी है। बहुत बड़ी डिजास्टर कह सकते हैं कि अगर उसी टाइम में आंसर राइटिंग पे थोड़ा। आरएएस 2021 टॉप रैंक फर्स्ट श्री विक्रांत शर्मा जी हमारे साथ होने वाले हैं। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एक शख्सियत मेरे सामने आज बैठी हुई है यहाँ पर, इनके बारे में कुछ बताऊंगा आपको और ये शख्सियत आपको आज मोटिवेट करने वाली है, आपके अंदर आपको झकझोरने वाली है। आरएएस 2021 का रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित हुआ है और आरएएस 2021 के रिजल्ट में पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लाने वाले श्री विक्रांत शर्मा जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। तो विक्रांत शर्मा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्कर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत जी के बारे में, वैसे तो विक्रांत जी की पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपको भी महसूस हो रहा होगा, और चेहरे की मुस्कान तो लाजवाब है। विक्रांत जी पदमपुर श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं और आरएएस के अंदर इनका दूसरा अटैम्प्ट था। इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर इन्होंने 688वीं रैंक हासिल की थी और सेकंड अटैम्प्ट के अंदर जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर सर्वोच्च रैंक हासिल की है। ये सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा, इस सफ़र में बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी, बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। उन चुनौतियों से कैसे लड़े विक्रांत जी, उन चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको यहीं पर, विक्रांत जी ऐसा नहीं है कि इस बार ही टॉप आए। विक्रांत जी स्कूल टाइम के अंदर क्लास 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम के अंदर भी पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक ही थे। तो उस फर्स्ट रैंक को वापस बनाए रखना ये भी अपने आप में एक चैलेंज था। बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियां, उनके बारे में बातचीत करेंगे। इनका ये सफ़र कितना खूबसूरत रहा। मैं हर बार कहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे कहा कि सर, मेरे अंदर एक मोटिवेशन था, इंटरनल मोटिवेशन था, जिसने मुझे प्रेरित किया इस आरएएस की परीक्षा को टॉप करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सफ़र अभी यहीं नहीं रुकेगा, ये सफ़र अभी आगे भी जारी रहने वाला है। तो विक्रांत जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय, आप कहाँ के हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं, वो एक बार हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दीजिए। जी गौरव जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक फ़ोटोस्टेट की शॉप करते थे। 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी माताजी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षिका थी, 2020 में वो रिटायर हो गए। और मेरी एक सिस्टर है याशिका शर्मा, वो मैरिड हैं और जीजा जी हैं ओम प्रकाश जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक मेरी भांजी है तनिष्का, और उसका भी पूरा साथ रहा है मेरे साथ। जब भी मैं कभी बोर होता था तो उसके साथ खेल लेता था, तो वो भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन कह सकते हैं, या थोड़ा निरस्ता आ जाती है स्टडी में तो वो भी दूर हो जाती थी। तो तनिष्का एक बहुत कह सकते हैं कि। विक्रांत जी ने सब कुछ बताया अपने बारे में। तो विक्रांत जी, आपके पिताजी की फ़ोटो स्टेट की दुकान थी और उनकी डेथ 2019 में हो गई थी। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला था उस समय? जी सर, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बुरा दौर भी कह सकते हैं और विपरीत परिस्थितियाँ कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वो अनएक्सपेक्टेड था। सोचा नहीं था कभी कि इतनी जल्दी पापा की डेथ हो जाएगी। और उसके बाद खुद को संभालना और पेरेंट, खासकर मम्मी को और पूरे परिवार को संभाल के रखना, और साथ ही साथ फिर स्टडी भी जारी रखना, तो ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे साथ। लेकिन मैंने पूरी अपनी हिम्मत बटोरी और ख़ुद को मजबूत किया कि अब ये राह आसान नहीं है, लेकिन हमको इसी राह पे ही चलना है। मतलब कि मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब विक्रांत जी के पिताजी आज उन्हें देख रहे होंगे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा उनके ऊपर कि राजस्थान के अंदर सर्वोच्च रैंक, राजस्थान की सर्वोच्च परीक्षा में उन्होंने प्राप्त की है। तो विक्रांत जी, आपका दूसरा अटैम्प्ट था इस बार 2021 वाला, तो पहले अटैम्प्ट का क्या हालचाल था? सर, जो पहला अटैम्प्ट था मेरा, उसमें मेरा 688 रैंक आया था और उसमें भी मैंने खुद से पढ़ाई की थी बिल्कुल, और कुछ भी आंसर राइटिंग नहीं की थी मैंने उसमें, और सीधे जाके मेंस लिख दिया था।
तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर कह सकते हैं कि अगर उसी टाइम में आंसर राइटिंग पे थोड़ा जोर देता तो पॉसिबली उस टाइम पे कुछ अच्छे रैंक आती। लेकिन वही भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, वहाँ पे अगर कोई पोस्ट नहीं मिली तो अब सीधे फर्स्ट रैंक आ गया। इनको देखकर मुझे भवानी जी की याद आ गई है ना, बिल्कुल उनका बिल्कुल सेम ही था ऐसे, है ना, उनका रैंक भी लगभग इतना ही रैंक था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आया था उनका। और उनका भी जवाब यही था कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी और आंसर राइटिंग की तो आरएस के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त की उन्होंने। तो विक्रांत जी, आप इससे पहले बिट्स पिलानी के अंदर, जो कि एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, वहाँ इंस्टीट्यूट है प्रतिष्ठित, वहाँ आपने पढ़ाई की थी, फिर उसके बाद में आपकी जॉब भी लगी है, तो आपका पैकेज भी अच्छा खासा होगा। तो आपने क्यों सोचा कि उस पैकेज को छोड़ करके एक जोखिम लिया जाए और तैयारी की जाए? सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि थर्ड ईयर में मेरे को मोटिवेशन मिला था। कॉलेज सीनियर जैसे यहाँ पे सेमिनार होते हैं वैसे वहाँ पे हमारे डिस्कशन होता था। तो मनीष गुरवानी जी थे, तो वो आए थे, उन्होंने मोटिवेशन के तौर पे बताया था कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ से एक दिशा मुझे थी कि इस दिशा में जाया जा सकता है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो था टाटा स्टील में काम करने के दौरान, क्योंकि मुझे लगा कि टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए, तो वो मैंने टाटा स्टील ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ पे जब मैंने टाटा ट्रस्ट का जो कार्य था उसको उससे अवगत कराने के लिए एक विज़िट करवाया गया था। तो वो विज़िट करने जब हम गए तो मुझे लगा कि असली काम तो ये हो रहा है जो सोशल सेक्टर में हो रहा है, जो वो टाटा ट्रस्ट वाले लोग वहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे जो कार्य कर रहे थे। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं टेक्निकल फील्ड में रह जाऊँगा तो फिर मैं इधर ही रह जाऊँगा, और इससे बेहतर है कि मुझे इस फील्ड की ओर जाना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ। तो बिल्कुल विक्रांत जी को अपनी जॉब के दौरान ये महसूस हुआ कि अपना एरिया थोड़ा बड़ा करने के लिए तैयारी उनको पीसीएस की करनी चाहिए। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैंने इनिशियली यूपीएससी के लिए डिसीजन लिया था, 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने यूपीएससी के, लेकिन जैसे मैंने बताया 2019 में पापा की डेथ हो गई, तो उस समय फिर मैंने डिसीजन लिया कि यूपीएससी को एक बार साइड कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है, तो आरएएस को फोकस करूँगा तो इसमें अच्छा कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैं आरएएस की तरफ ही हो गया। अभी फ़िलहाल मैंने डिसीजन नहीं लिया, अभी तक तो मैं सोच रहा हूँ कि आरएएस में मुझे जो भी मेरे कर्तव्य होंगे उनका मैं पालन करूँगा। आगे आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का पुनः अवसर मिल पाता है तो उस बारे में सोचूंगा। अच्छा विक्रांत जी, एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट महसूस करें यहाँ पर जब फर्स्ट रैंक आई आपकी और आपने रिजल्ट आपने चेक किया, किसी और ने चेक किया था? सर, मेरी दीदी आए हुए थे क्योंकि उनको पता था लास्ट इंटरव्यू है तो रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल। तो वो लेके आए और थे। थोड़ा लेट आया था रिजल्ट? हाँ, 11:15 बजे आया था। मैं तो 11 बजे सोने वाला था कि अच्छा, अब नहीं आएगा शायद, कि मॉर्निंग में ही आएगा। इतने में सिस्टर आ जाती है, वो कहती है कि देखो कहीं फेक तो नहीं है पीडीएफ, मुझे पता नहीं, तू चेक कर। तो फिर मैंने जैसे ही खोली, एक तो मैंने ऊपर से वो सीधे रोल नंबर कर सकते हैं हम सर्च, वो मैं नहीं करता कभी भी, वो मैं कभी नहीं करता। मैं सीधे ऐसे स्क्रॉल करके पहुंचता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मेरा रोल नंबर है, तो मैं स्क्रॉल करके वहाँ तो देख लीजिए, टॉपर के दिल में भी डर होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि टॉपर के दिल में डर नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैं स्क्रॉल करके पहुँचा तो ब्रैकेट में जो 1 लिखा हुआ दिखा, तो उस फीलिंग को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिल्कुल। कौन कौन था उस समय वहाँ पर? मैं, मम्मी थी, मैं थे और दीदी थी, 3 लोग थे हम वहाँ पे। और तनिष्का तो सो रही थी मेरी। तो आंखों में आंसू आए किसी के? बिल्कुल सर, आंखों में आंसू आते हैं सर उस समय पे। और वो एक क्षण जो होता है ना, वो बहुत ही बहुमूल्य होता है, उसको हम बिल्कुल बता नहीं सकते कि वो कैसा क्षण था। उस समय आपकी माँ क्या महसूस कर रही होंगी, आप फील कर सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, मैं उसको फील तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनमें जितनी भी शक्ति थी, जीवन जीने की जितनी जिजीविषा थी, वो एक बार से और जागृत हो गई। मतलब जैसे कहते हैं ना कि उम्र बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है वो चीज़ उनके साथ हुई है। क्या बात है, मतलब आपने अगर ये वक्त लाइन सुनी हो तो मैं चाहता हूँ कि ये मौका आप भी ज़रूर दें कि उम्र बढ़ गई इनकी माँ की जो है उस पल को सुन करके। और उसके बाद तो आप सेलिब्रिटी के तौर पर आ चुके हैं। और अभी इनसे मेरी मुलाकात इससे पहले आरएस के इंटरव्यू के दौरान हुई थी, जब हमने एक डांस प्रोग्राम करवाया था और उसमें बिल्कुल अंत में, सबसे लास्ट में शायद था, निर्मल सर ने डांस प्रोग्राम करवाया था। जैसे डांस भी एक योगा है, मेडिटेशन है, तो वहाँ पर हम दोनों ने डांस भी किया था। वो मुलाकात हमारी वहाँ पर हुई थी। तो विक्रांत जी, आरएस के 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण होता है, मुख्य चरण होता है
और इंटरव्यू होता है। क्या सबकी तैयारी अलग अलग होती है या तैयारी एक साथ होती है आपके अनुसार? गौरव जी, मेरे अनुसार इसकी जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में करनी चाहिए। हमको प्रीलिम्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना चाहिए, मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना चाहिए और इंटरव्यू के लिए हमें एक साथ ही स्टडी, खासकर प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि स्टडी हम मटेरियल जब पढ़ते हैं हमको ये सोचना चाहिए कि इसमें से केवल प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा, इसमें से मेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस तरीके से हमको स्टडी करनी चाहिए। और इंटरव्यू के लिए तो सिर्फ एटीट्यूड का है कि हमको एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हम एक प्रशासनिक अधिकारी ऑलरेडी हैं। जैसे हमको ऐसे अपने ओपिनियन ऐसे देने चाहिए जैसे हम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर है। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं उससे हमारी सोच विकसित होती है। तो विक्रांत जी, आप टेक्निकल फील्ड से थे, आप पीसीएम के अंदर पूरे राजस्थान में टॉप किया, आपने बिट्स पिलानी ज्वाइन किया, टाटा स्टील ज्वाइन किया। मैं जानना चाहूँगा कि उसके बाद में आपने आरएस के अंदर शिफ्ट किया खुद को, तो यहाँ पर आपने जीके पढ़ा होगा। तो एक पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए भूगोल पढ़ना गोल की तरह होता है, फिर पॉलिटिक पढ़ना या फिर हिस्ट्री पढ़ना, तो जीके को किस प्रकार तैयार किया आपने और कैसे इंटरेस्ट बनाया उसमें अपना? बिल्कुल सर, खासकर मेरे साथ ऐसा रहा है कि मुझे पढ़ने का शौक़ रहा है। तो मेरे साथ ऐसा है कि खासकर हिस्ट्री को अगर हम एक माने, हिस्ट्री मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह सब याद करनी पड़ती हैं। तो वो एक चीज़ थी जिसे मुझे लगा, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैंने यही किया था, राजस्थान वाली हिस्ट्री पे थोड़ा कम जोर दिया था, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में फिर मुझे लगा कि ऐसे संभव नहीं हो पाएगा, हमको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और सर उसमें सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम जैसे ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, कहीं पे कुछ कहानी के तौर पे हम सुन लेते हैं तो उससे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो सर ऐसी ही मैंने कुछ चीज़ें की थी। बिल्कुल, तो क्योंकि टेक्निकल फील्ड से हैं और टेक्निकल फील्ड के बाद में तैयारी के दौरान आपका समय, मतलब क्या आपका शेड्यूल रहता था, मतलब सुबह से स्टार्टिंग से लेकर के शाम को सोने तक? सर जैसे कि मैंने पहले यूपीएससी की तैयारी की थी 2 साल तक, तो उस टाइम पे तो पापा थे तो मैं घर पे रह के 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करता था और मैं जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर लेता था। उसके बाद 2019 के बाद, क्योंकि कुछ और भी समस्याएं होगी, घर पे भी थोड़ा टाइम देना पड़ता था, तो 6 से 7 घंटे मैं रेगुलरली पढ़ता था। और जब मेंस की डेट आ गई थी तो मैंने लिखना, जो आंसर राइटिंग है, उस पर खास करके जोर दिया। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप बताएं स्टूडेंट्स को कि आप नोट्स खुद बनाते थे या फिर नोट्स आप बने बनाए यूज करते थे किसी और के, क्या सही अप्रोच है? गौरव जी, मैं तो खुद नोट्स बनाता था। मैंने जो मटेरियल पढ़ लिया था कम से कम 3 से 4 बार पढ़ने के बाद ही मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि वास्तव में इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। तो मैं खुद के नोट्स बनाता था। तो ये इसमें चीज़ है कि, और अगर मेरे से कोई ओपिनियन ले तो मुझे लगता है खुद के नोट्स बनाने चाहिए। खुद के नोट्स बनाने चाहिए। और टेस्ट देने से स्टूडेंट भागते हैं। हम जब भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो कुछ स्टूडेंट आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो टेस्ट कितना ज़रूरी है इस तैयारी के दौरान, प्री के एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में? टेस्ट सर बहुत ज़रूरी है। अब तो कह सकते हैं कि मेंस वाले एग्ज़ाम के लिए तो टेस्ट लिखना बिना टेस्ट लिखे पॉसिबल नहीं है अच्छा रैंक लाना, क्योंकि टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि हमारी कमियां कहाँ पे, हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, हम अपने आंसर को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर हम पहला टेस्ट लिखते हैं और उसके बाद 10 टेस्ट लिख लेते हैं, तो अगर अपनी कॉपी सामने रखेंगे पहली और 11वीं की, तो हमको ऐसे लगेगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो टेस्ट तो कंपलसरी है, मेंस में भी और प्री के अंदर भी। बिल्कुल सर, दोनों में है। मेंस में खासकर ज़्यादा है इम्पोर्टेंस उसकी, प्री में भी है, क्योंकि प्री में भी हमको एलिमिनेशन टेक्निक्स का पता लगता है और भी कई सारी चीज़ें जैसे जैसे हम टेस्ट देते हैं पता लगती हैं। कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, एक ऑथेंटिक तरीके से बताएं तो? बुक्स के मैं कहूँगा कि जो एनसीईआरटी होती है और राजस्थान बोर्ड की बुक्स होती हैं, ये तो होती है बेसिक बुक्स, इनको तो पढ़ना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें आरएस का सिलेबस सामने रखना चाहिए, उसमें कौन सा टॉपिक है और वो कौन सी बुक में कहाँ पे है। इसके लिए तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, अगर किसी का अच्छा मेंटर है तो वो हेल्प कर सकता है। तो एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, इकोनॉमिक सर्वे है जैसे, और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा ऑथेंटिक बुक जैसे हिंदी अकादमी की बुक्स भी आती हैं,
और भी बुक्स आती है ऑथेंटिक बुक्स, तो ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना चाहिए। अच्छा विक्रांत जी, आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी 2 क्वालिटीज़ हैं जो औरों से आपको अलग करती हैं? सर मेरे में एक क्वालिटी तो ये है कि टेक्निकल फील्ड का होने के साथ साथ मैंने हिंदी में JRF अभी क्वालिफाई किया जून 2023 में। क्या बात कर रहे हो? जी सर, हिंदी में मेरी खास रुचि रही है, तो मैंने, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने कहा JRF दे देते, असिस्टेंट प्रोफ तो हिंदी में आपका सबसे मतलब आपके दिल के जो बिल्कुल पास एकदम कोई राइटर हो या कोई? सर हिंदी में तो इतने राइटर है ना, मेरे को कोई उनकी 2 लाइनें आपको ऐसी जो बस आप कभी गुनगुनाते हो, कभी सुनते हो वो? अज्ञे जी की एक लाइन मुझे याद आ रही है, और वो RS मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, ये इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत जरूरी है कि अपने आप को बिल्कुल जैसे हो वैसे ही रखो सामने। और मेंस के लिए इसलिए जरूरी है कि कम शब्दों में अच्छा कंटेंट लिखो आप, तो अच्छा। क्या बात है, मतलब 2 लाइन के अंदर उन्होंने मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी करवा दी है। और क्या बात है, मतलब अब सोचिए आप टेक्निकल फील्ड का स्टूडेंट हैं विक्रांत जी, और हिंदी के अंदर अभी नेट JRF किया है इन्होंने, और RS की परीक्षा को टॉप किया है। तो आपके अंदर एक क्वालिटी तो आपने कहा कि टेक्निकल फील्ड होने के बावजूद आपको इसमें इंटरेस्ट है, और सेकंड कोई क्वालिटी? सेकंड क्वालिटी सर मेरी ऐसा है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते, इंट्रोवर्ट और एक्ट्रोवर्ट के बीच की चीज़ है। और मैं जहाँ पे मेरे मैच हो जाती है वहाँ पे तो मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ, नहीं तो मैं चुप रहता हूँ। जैसे वो मैंने बताया आपको, मौन भी अभिव्यंजना है वाली बात। और कोई ऐसी 2 कमी जो आपको लगता हो कि ये अगर ये नहीं होती तो और अच्छा होता? कमी तो सर, कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई चुनौतियां तो सर आती रहती है लाइफ में हमको। जैसे पापा की डेथ हुई, उसके बाद एक चुनौती आई मेरे सामने, तो उसको मैनेज किया मैंने कैसे ना कैसे। तो सर जैसे जैसे लाइफ में चुनौतियां आती हैं हम उसको मैनेज करते हैं। तो आपको खेलने का भी शौक है, कोई भी खेल? सर खेलने का मुझे क्रिकेट का रहा था शौक, पर अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं खेला हूँ मैं क्रिकेट। अच्छा, कौन आपका फेवरेट थे? सर MS धोनी, सबका फेवरेट है MS धोनी। मतलब चुना भी टॉप कोई है ना, जो कप्तान है उन्हीं को चुना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले, विकेट के पीछे खड़े होकर मैच बदलने वाले, वो है हमारे विक्रांत जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिकेट का शौक रहा है आपको, म्यूजिक सुनने का शौक है? जी सर म्यूजिक का है मुझे, सुनता हूँ मैं, लेकिन स्लो गाने, ज़्यादा फास्ट वाले नहीं। स्लो गाने सुनते हैं? अच्छा, आपसे रैपिड फायर करता हूँ, तुरंत आपको जवाब देना उसके लिए। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म है स्वदेश। स्वदेश? ऐसा क्यों, मतलब माना फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं सर, उसका जो थीम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जो विदेश से एक इंजीनियर आता है और वहाँ पे आके एक पूरा, मतलब जो रूरल एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करता है। आपने उसको ज़िंदगी में भी उतारा है क्या? टेक्निकल फील्ड से एक विक्रांत जी आते हैं, वहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन मिला उससे। सही बात है, वो बात सही है। क्या? अच्छा, मूवी या स्टडी, दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? सर मैं पढ़ना पसंद है मुझे। सच? बिल्कुल सर, मूवी मैं ज़्यादा नहीं देखता। स्वदेश देखी है, 2-4 मूवी, एक MS धोनी पे सुशांत सिंह राजपूत वाली मूवी आई थी वो देखी है। तो किन्हीं चुनी मूवीज़ देखी हैं मैंने जो मुझे लगता है कि हाँ ये देखने लायक है। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड है केर सांगरी। केर सांगरी, क्या बात है, मतलब मारवाड़ की आन बान शान केर सांगरी है और वो फेवरेट फूड है इनका, केर सांगरी। तो विक्रांत जी, क्या तैयारी के दौरान आर्थिक चुनौती भी एक बड़ी चुनौती होती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने आर्थिक चुनौती होती है कि वो आकर के पढ़ नहीं सकते, ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकते, तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है आर्थिक चुनौती भी एक बड़ा कारण होती है? जी, आर्थिक चुनौती भी कई सारी चुनौतियां होती हैं, उनमें आर्थिक चुनौती भी है, एक कारण है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमें अपने जो डिसीजन है वो इस बेस पे लेने चाहिए कि हमारे पास क्या क्या वर्तमान में इनपुट्स हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कि बिना जॉब के हम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है हमें जॉब करनी चाहिए, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मेरे केस में अगर मैं लेता हूँ तो मैंने जॉब की पहले 1-1.5 साल तक, तो मैंने सेविंग कर ली इतनी कि 2-3 साल तक मेरा कम से कम खुद का तो खर्चा मैं निकाल लूँगा। तो ऐसी चीज़ें होती है जो अगर आर्थिक चुनौतियाँ आती हैं हमारी लाइफ में और हमारे सपने बड़े हैं तो हमको मैनेज करना पड़ेगा, हमको बेहतर निर्णय लेने पड़ेंगे।
बिल्कुल, आर्थिक चुनौती अगर आप मानो तो चुनौती है, नहीं मानो तो कोई चुनौती नहीं है, रास्ते निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल। और वर्तमान का दौर 19 के बाद, कोविड के बाद में वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक बड़ा साधन बन गया है, जरिया बन गया है। आप कैसे देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, वरदान या अभिशाप? सर, ऑनलाइन एजुकेशन की दोनों चीज़ें ही हैं, वरदान भी है और कुछ कुछ कमियां भी हम इसमें कह सकते हैं। वरदान का तो ये है जैसे कि दूर दराज एरिया में बैठा स्टूडेंट है वो भी इससे पढ़ सकता है, और आजकल तो गाइडेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई अच्छे से अगर चूज़ कर ले तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यमों से। जो कुछ कमियां हैं वो ये है कि वही है कि दिशाएं बहुत हो गई हैं, अब उनमें से कौन सी दिशा हमें चूज़ करनी है वो हमको निर्णय लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा माइंड से, तो ये चीज़ है। बिल्कुल। तो विक्रांत जी ने कहा कि दिशाएं बहुत सारी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने और भटकाव के बहुत चांसेस हैं। बिल्कुल, विक्रांत जी ने कहा। तो आप भी रील्स देखते थे विक्रांत जी? नहीं सर, मैं बहुत कम देखता हूँ, अभी जरूर कभी कभार देख लेता हूँ रिजल्ट आने के बाद। अच्छा। लेकिन पहले मैं बहुत कम देखता हूँ। वरना आजकल रील्स जो है एक बड़ा सर एडिक्शन है वो तो बिल्कुल, क्योंकि एक तो समस्या क्या है विक्रांत जी, समाप्त होती नहीं है। आपका अंगूठा चल रहा है और वो आगे आती जा रही है, चलता घंटा, 1 घंटा 2 घंटे हो जाता और आपके इंटरेस्ट के अनुसार वो पेश करते हैं आपके सामने, वो माइंड रीड कर लेते हैं बिल्कुल हमारा। तो बिल्कुल, तो उत्कर्ष ऑनलाइन के क्षेत्र में राजस्थान में नहीं भारत में शीर्ष पर है। और जहां हम स्टूडियो, यहाँ पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो हमारा आईटी सेक्टर ही है। वहाँ पर हमारी पूरी आईटी की टीम बैठती है जो हमारी पूरी ऐप को संभालती है, इंटरनेट को संभालती है। तो उत्कर्ष ने जो ये कार्य किया है, मतलब उत्कर्ष वर्तमान में पूरे भारत के अंदर फैल चुका है। आप कैसे देखते हैं इसे? सर, ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कर्ष ने बहुत अच्छा काम किया है, और ख़ास करके जो कंटेंट है वो भी काफ़ी, हम देखते हैं कि स्लाइड्स वगैरह जो उत्कर्ष ऐप पे अवेलेबल होती हैं तो वो काफ़ी अच्छी हैं। दूसरा, उत्कर्ष का जो सोशल सेक्टर में काम है, जैसे अभी एमडीएम हॉस्पिटल में उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो एक सेवा का कार्य भी है, तो वो भी एक बेहतर कार्य है। विक्रांत जी, कहीं ना कहीं वो जो सेवाएं होती हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को दुआओं के रूप में लग जाती है, शायद ये भी एक कारण रहता होगा जो उत्कर्ष इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह पहुंच चुका है उत्कर्ष जो है। तो विक्रांत जी, आप अंत में, अच्छा एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे विक्रांत जी, कि तैयारी के दौरान डिप्रेशन भी होता है, तनाव भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हो? सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कई सारी टेक्निक है। सबसे पहले तो एक तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा है कि हमें कोई ना कोई एक आराध्य जरूर बनाना चाहिए, कि हमें ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई उसमें नहीं है, लेकिन आपको किसी एक ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, हालांकि ईश्वर तो एक ही होता है। और तीसरी बात इसमें ये है कि अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखें, हमेशा विश्वास रखें कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। तो आप मेडिटेशन करते थे? जी सर, मैं मेडिटेशन करता हूँ। डेली करते थे या फिर? हाँ, डेली करता हूँ, कभी किसी कारणवश अगर नहीं कर पाया तो बात अलग है, नहीं तो करता हूँ। मतलब क्या करते थे मेडिटेशन के अंदर आप? सर, मेडिटेशन की कई सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, माइंडफुलनेस, जी सर, वो करता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे अंत में कि वो अपनी सफलता प्राप्त कर सकें, जो उन्होंने मंजिल तय की है वहाँ तक पहुँच सकें? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि अलग अलग पथ बतलाते सब, मगर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। और अगर आपने एक टारगेट निर्धारित कर लिया है तो आप उसी टारगेट पे चलिए, देर सवेर आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुक भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंतिम विराम नहीं लगाना है, आपको थोड़ा अपने आप पे विश्लेषण करना है और आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ विक्रांत जी थे जो कि RAS 2021 के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है। इनको देखकर बस यही 4 लाइनें याद आ रही हैं कि ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का, इसीलिए सफ़र जारी है। और वो सफ़र इनका जारी रहा, RAS 2021 के अंदर टॉप रैंक हासिल कर चुके हैं। भविष्य में और आगे बढ़ने की कामना करते हैं इनकी। और आप भी खूब पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा अपना, सभी का सम्मान कीजिएगा और विक्रांत जी की तरह अपनी माँ को, अपने पिता को प्राउड फील करवाइएगा, क्योंकि वही उनकी असली कमाई होने वाली। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।